हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 26 सितंबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली न्यूज़ है यहाँ पर कि एशियन गेम्स में भारत का स्वर्णिम सोमवार यानी सोमवार को भारत ने 2 स्वर्ण सहित 6 पदक जीते हैं। निशानेबाजी में विश्व चैंपियन रुद्रांश पाटिल की अगुवाई में भारत ने 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रिकॉर्ड स्कोर करते हुए पहला स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में जो महिला क्रिकेट टीम है उसने फाइनल में श्रीलंका को 19 रनों से हराकर दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि जहां काटा जाएगा गला वहां निवेश कैसे होगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसको गति प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा का प्रचार कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं में एक जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। जयपुर में परिवर्तन संकल्प यात्राओं के महासंगम समारोह में उन्होंने ये संबोधन दिया है और उन्होंने बोला कि कांग्रेस की नियति और नीति को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। जयपुर में उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आतंकियों और अपराधियों पर किस तरीके से नरमी बरती जाती है ये बताया है। पिछले साल आपने देखा होगा कि कन्हैया लाल एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ कुछ बोला था, उसके बाद उनकी नृशंस हत्या कर दी गई थी और राज्य सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। इसका भी एग्जाम्पल यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। जयपुर में कन्हैया लाल और लाल डायरी के मुद्दे पर राज्य सरकार की गहलोत सरकार को उन्होंने घेरा और जिस तरीके से कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाई है वह 0 नंबर की हकदार है, किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया। इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि बब्बर खालसा कई देशों में फैला रहा आतंकी नेटवर्क। खालिस्तान समर्थक प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल दुनिया भर के देशों में अपना नेटवर्क फैला रहा है। पूर्व में एनआईए की ओर से दाखिल चार्जशीट में पता चलता है कि यह संगठन विभिन्न देशों में बसे खालिस्तान समर्थकों की मदद से अपने महत्वपूर्ण सदस्यों और तड़ीपार आतंकियों को बसाने की कोशिश कर रहा है। उसने गैंगस्टरों और खालिस्तान समर्थकों को एक साथ लाते हुए आतंकी गैंगस्टर नेटवर्क बनाया है। गैंगस्टर खालिस्तान समर्थकों के लिए टारगेट किलिंग में शूटरों का काम कर रहे हैं, बदले में उन्हें सीमा पार से अत्याधुनिक हथियार भी सौंपे जा रहे हैं। भारत के बाहर पाकिस्तान, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और स्कैंडिनेविया जैसे क्षेत्र हैं जहां पर ये BKI यानी कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल अपने पैर पसार रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ C-295 परिवहन विमान। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में C-295 सैन्य परिवहन वायुसेना को सौंप दिया। विमान जो है वो वायुसेना को सौंप दिया। राजनाथ सिंह ने मंत्रोच्चारण के बीच वायुसेना प्रमुख VR चौधरी को विमान की चाबी सौंपी और इस मौके पर सर्वधर्म सभा का यानी प्रार्थना का आयोजन किया गया। राजनाथ सिंह ने विमान पर रोली और चंदन का टीका यानी कि स्वास्तिक बनाकर रक्षा सूत्र बांधा और अंदर जाकर उसकी खासियत जानी। इसके शामिल होने से सेना को दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी मदद मिलेगी। राजनाथ सिंह ने X यानी कि जिसे पूर्व में ट्विटर कहा जाता था पर लिखा कि यह विमान बिना तैयार लैंडिंग ग्राउंड से उड़ान भरने और उतरने में सक्षम है। यह HS-748 एवरो विमान की जगह लेगा। इसके शामिल होने से भारतीय वायुसेना की एयरलिफ्ट क्षमता में वृद्धि होगी। C-295 एक सामरिक परिवहन विमान है जिसे सैन्य कर्मियों और कार्गो की आवाजाही के लिए तैयार किया गया है। यह विमान हर तरह की हवाई पट्टी पर उतरने की काबिलियत रखता है। विमान में ऑटो रिवर्स क्षमता है जो 12 मीटर चौड़े यानी कि संकीर्ण रनवे पर 180 डिग्री मुड़ने में सक्षम है। यह मात्र 320 मीटर ट्रैक पर टेक ऑफ कर सकता है। लैंडिंग के लिए इसे 670 मीटर रनवे चाहिए और खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में रनवे छोटे होते हैं, वहां पर यह मील का पत्थर साबित हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। एक साथ सभी बार एसोसिएशन के चुनाव कराने पर एक मत नहीं है अधिवक्ता। यहाँ पर दिल्ली बार एसोसिएशन की बात हो रही है जहाँ पर जितने भी बार एसोसिएशन हैं दिल्ली के और वहाँ पर किस तरीके से एक साथ चुनाव कराया जाए इस पर एक मत सहमति नहीं बन पाई है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। सुरक्षा चुनौतियों को लेकर भारत कर रहा संयुक्त सैन्य सिद्धांत का कार्य। देखिए, भारत भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना के तीनों अंगों और रक्षा प्रतिष्ठान की अन्य प्रमुख शाखाओं के बीच तालमेल बैठाने के अपने प्रयासों के साथ संयुक्त
सैन्य सिद्धांत तैयार करने की प्रक्रिया में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के तीनों अंगों यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना की एकजुटता के लिए पहल से थिएटराइजेशन प्रक्रिया के संबंध में एक महत्वाकांक्षी योजना का कार्य किया है। 22 सितंबर को एक सम्मेलन में संयुक्त सिद्धांत से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के पहले ऐतिहासिक सम्मेलन का उद्देश्य सिद्धांत के निर्माण में मुख्यालय, एकीकृत रक्षा स्टाफ और सेना के तीनों अंगों के बीच आपसी समझ में तालमेल बिठाना और कमियों को दूर करने के साथ संयुक्त सिद्धांतों की प्रगति की समीक्षा करना था। इससे सर्वोत्तम प्रथाओं और जारी पहल को साझा करने में भी मदद मिली है। खेत से लेकर युद्ध क्षेत्र तक दिखी ड्रोन शक्ति। देखिए, भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में भारत ड्रोन शक्ति 2023 के तहत 2 दिवसीय ड्रोन प्रदर्शनी शुरू की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदर्शनी की शुरुआत की और ड्रोन शो व स्टॉलों का निरीक्षण किया। यह खेत और चिकित्सा ही नहीं, युद्ध क्षेत्र में भी ड्रोन की अद्भुत भूमिका को दिखाता है। आसमान से जमीन तक ड्रोन के हैरतअंगेज करतब देखकर लोग दंग रह गए। विदेश से आए सैन्य अधिकारियों ने भी इसकी खूब प्रशंसा की। कार्यक्रम के बाद एक्स यानी कि जिसे पूर्व में ट्विटर कहा जाता था पर पोस्ट में लिखा कि ड्रोन का उपयोग विभिन्न सैन्य और नागरिक कार्यों में किया जा सकता है। देश में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चली बस। देश में सार्वजनिक वाहनों और लंबी दूरी के परिवहन साधनों को प्रदूषण का एक प्रमुख कारण माना जाता है। वजह यह भी है कि देश में जितना भी डीजल इस्तेमाल होता है उसका 70% इन दोनों में उपयोग किया जाता है। सोमवार को भारत ने स्वच्छ ईंधन की ओर एक और कदम बढ़ाया। नई दिल्ली में इंडिया गेट जो चालित लंबी दूरी की बसों को चलाया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें जो ध्वनि प्रदूषण है वो ना के बराबर होता है, कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है, पानी का भाप ही उत्सर्जित होता है इससे। टाटा मोटर्स की तरफ से 4 वर्षों के शोध के बाद यानी अनुसंधान के बाद इसे तैयार किया गया है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन संचालित करेगा। यह भारत के परिवहन क्षेत्र ही नहीं बल्कि ऊर्जा इकोनॉमी को किस तरह से प्रभावित कर सकती है, इसे हरदीप पुरी ने इस कथन से समझा जा सकता है कि अगर यह प्रयोग सफल हुआ तो भारत ऊर्जा आयातक की जगह साफ व स्वच्छ हाइड्रोजन ऊर्जा के निर्यातक के तौर पर स्थापित हो जाएगा। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2022 में भारत ने 99 अरब लीटर डीजल की खपत की थी, जिसके 2023 में बढ़कर 109 अरब लीटर हो जाने की संभावना है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 169 शहरों में 10,000 ई बसें चलाने के लिए प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना लॉन्च की है। अक्टूबर में सभी शैक्षणिक संस्थानों में चलेगी श्री अन्न का महाअभियान। मोटे अनाजों यानी कि मिलेट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वैसे तो पूरी दुनिया में अभियान छिड़ा हुआ है, लेकिन भारत इसे काफ़ी गंभीरता से ले रहा है। इसमें मोटे अनाज को श्री अन्न नाम देकर इसको आम लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान सभी मंत्रालयों को इस अभियान से जोड़ते हुए उन्हें इस पूरी मुहिम को और रफ्तार देने के लिए भी कहा गया है। शिक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर अक्टूबर में एक बड़ा अभियान चलाने का ऐलान किया है। इसमें श्री अन्न को सभी शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें स्कूलों को प्राथमिकता से शामिल किया गया है। श्री अन्न के उपयोग को बढ़ावा देने को लेकर चलाए जाने वाले अभियानों को लेकर सभी मंत्रालयों ने अपने कैलेंडर भी जारी किए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने नवंबर में तो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर दिसंबर में अभियान चलाने का ऐलान किया है। अमेरिका ने इस गर्मी में 90,000 भारतीयों को जारी किया है वीज़ा। भारत में अमेरिकी दूतावास ने इस साल गर्मी में 90,000 छात्रों को वीज़ा जारी करके एक रिकॉर्ड बनाया है। वैश्विक स्तर पर यह संख्या 1/4 है, यानी कि जितने लोगों को भी वीज़ा जारी किया जाता है उसका 1/4 संख्या है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने सोमवार को एक्स पर पोस्ट किया और इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह जानकारी साझा करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। इस साल जून, जुलाई व अगस्त में 90,000 से अधिक स्टूडेंट वीज़ा जारी किए गए हैं। इसके साथ ही अमेरिकी दूतावास ने कहा कि भारतीय विद्यार्थियों को बधाई दी गई। उन्होंने उच्च अध्ययन के जरिए अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अमेरिका को चुना है। हाल ही में अमेरिका के भारत में राजदूत एरिक गॉर्सटी ने कहा था कि पहली बार टूरिस्ट वीज़ा साक्षात्कार के लिए प्रतीक्षा समय 50% कम हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2023 के लिए कम से कम 10 लाख वीज़ा प्रक्रिया का लक्ष्य रखा गया है।
गोवर्धन योजना के प्लांटों में बनी खाद पर मिलेगी केंद्रीय सहायता। शहरों और गांवों के जैविक कचरे के निस्तारण के लिए महत्वाकांक्षी गोवर्धन योजना के तहत स्थापित बायोगैस और कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि CBG प्लांटों को जैविक खाद के लिए 1500 रुपये प्रति टन केंद्रीय सहायता मिलेगी। उर्वरक मंत्रालय ने इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह व्यावहारिक समस्या महसूस की गई है कि इन प्लांटों से उत्पादित खाद्य अधिक लागत के चलते बाजार की प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने में पीछे हैं। इस साल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूरे देश में गोवर्धन योजना के तहत 500 बायोगैस प्लांट लगाने का ऐलान किया था। बजट के बाद हुए कई वेबिनार में विशेषज्ञों ने इन प्लांटों को बाजार में मुकाबले के लिए समान धरातल पर लाने और रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी को धीरे धीरे कम करने के लिए केंद्रीय सहायता की जरूरत जताई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से कि अब खुले बाजार में गेहूं बेचने की तैयारी। देखिए, त्योहारी सीजन में खुदरा महंगाई को लेकर सरकार किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहती है। सरकार ने अब खुले बाजार में गेहूं बेचने का फैसला किया है। गेहूं की कीमतें पिछले 8 माह में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। सितंबर महीने में गेहूं के दाम में 4% तक का इजाफा हो चुका है। गेहूं की बढ़ती कीमतों के समर्थन में अन्य अनाज के दाम में भी मजबूती दिख रही है। अगस्त माह में अनाज की खुदरा कीमतों में पिछले साल अगस्त की तुलना में 11.80% की बढ़ोतरी देखी गई। इसे देखते हुए पिछले महीने सरकार ने थोक व्यापारियों के लिए गेहूं की स्टॉक सीमा को 3000 टन से घटाकर 2000 टन कर दिया था। खाद्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक देश में गेहूं की कोई कमी नहीं है और कीमत को काबू में रखने के लिए सरकार के पास सभी विकल्प खुले हैं। इसके तहत ही खुले बाजार में गेहूं बेचा जा सकता है। सरकार आटा मिलर्स और बिस्कुट बनाने वाली कंपनियों जैसे ग्राहकों को और गेहूं बेच सकती है। अगले माह से त्योहारी सीजन शुरू है। त्योहार में खपत अधिक होने से दाम बढ़ने की आशंका रहती है। होम लोन की ब्याज दरों में सब्सिडी पर 60,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। शहर में लोगों की घर के लिए रियायती दर पर कर्ज उपलब्ध कराने के लिए सरकार अगले 5 सालों के दौरान 60,000 करोड़ रुपए के खर्च करने पर विचार कर रही है। इस साल के अंत में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बैंकों द्वारा इस तरह की योजना शुरू करने की संभावना है। यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने शहरी क्षेत्रों में कम आय वाले कर्जदाताओं को ब्याज में सब्सिडी की पेशकश की है। इस तरह की एक योजना 2017 से 22 के बीच चली थी, जिसके तहत 1 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी प्रदान की गई थी। दरअसल इस तरह की योजना लाने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया था। बैंकरों के लिए जमाकर्ता का धन सुरक्षित रखना मंदिर जाने से ज़्यादा पुण्य का काम। देखिए, बैंक जमाकर्ताओं की वजह से चलते हैं और एक बैंकर के लिए मध्यम वर्ग, गरीब और सेवानिवृत्त लोगों की मेहनत की कमाई की सुरक्षा किसी मंदिर या गुरुद्वारे में जाने से कहीं अधिक पुण्य का काम है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को शहरी सहकारी बैंकों के निदेशकों को संबोधित करते हुए यह बात कही है। दास ने यह कहा कि बैंकों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और आरबीआई की यह भी जिम्मेदारी है कि वह जमाकर्ताओं के धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंकों के साथ मिलकर काम करें। इसके लिए केंद्रीय बैंक लगातार नियामक और निगरानी के उपाय करता रहा है। उन्होंने कहा कि समग्र स्तर पर कुल तस्वीर अच्छी दिखती है, हालांकि सकल और निष्पादित आस्तियां और पूंजी पर्याप्त पर स्थित बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि कुल गैर निष्पादित संपत्तियां 8.7% हो गई हैं। बहुपक्षवाद में सुधार को लेकर जयशंकर ने मैक्सिको समेत कई देशों से की चर्चा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र से इतर भारत ने रविवार को भी विभिन्न देशों से द्विपक्षीय वार्ता कर अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश जारी रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मैक्सिको, बोस्निया और आर्मेनिया में अपने समकक्षों से अलग अलग बातचीत कर बहुपक्षवाद में सुधार और G20 में सहयोग को लेकर विचारों का आदान प्रदान किया। एस जयशंकर ने मैक्सिको की विदेश मंत्री एलिसिया वारसेना से वार्ता को बहुत ही सफल बताया। उन्होंने कहा कि कारोबार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, आर्थिक और पारंपरिक दवाओं को लेकर दोनों देशों के बीच भागीदारी बढ़ाने को लेकर सार्थक बातचीत हुई है। उन्होंने एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में कहा कि हमने इसके साथ ही बहुपक्षवाद में सुधार और G20 में साथ मिलकर काम करने को लेकर अपने विचार साझा किए हैं। जयशंकर ने कहा कि इस दौरान बोस्निया एवं हर्जेगोविना के विदेश मंत्री एल्दोनिम कोनाकोविक के साथ भी व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में उभरती द्विपक्षीय साझेदारी को बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई है। सतत विकास लक्ष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता प्रेरक उदाहरण। रुचिरा
संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि भारत में हुई G20 शिखर सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्य को वार्ता के केंद्र में रखा गया है। इसके क्रियान्वयन को लेकर भी प्रतिबद्धता दिखाई गई है। रुचिरा ने कहा कि भारत की सतत विकास लक्ष्य की यात्रा दृढ़ संकल्प और सरलता का एक प्रेरक उदाहरण है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र से इतर शुक्रवार को इंडिया राउंड टेबल डिलीवरिंग डेवलपमेंट जर्नीज डायरेक्शन एंड लाइट हाउसेज में अपने संबोधन के दौरान रुचिरा ने कहा कि सतत विकास लक्ष्य के क्रियान्वयन को लेकर भारत की प्रतिबद्धता स्पष्ट है। हम इस चुनौतीपूर्ण रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। सितंबर 2023 में नई दिल्ली के शिखर सम्मेलन में हमारे सामूहिक संकल्प की फिर से पुष्टि हुई है। चलिए, तो ये आज का यानी 26 सितंबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।